आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन की सीमा पर भारतीय सेना ने 2 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी है और यह इस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह नहीं है कि 2 लाख सैनिकों की तैनाती हुई है। बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना ने अब अपनी सैनिक शक्ति का पूरी तरह से रीओरिएंटेशन कर दिया है, यानी पूरी तरह से अपनी सैनिक शक्ति को रोटेशन उसका कर दिया है, रोटेट किया है उसे। उन्होंने बाहर से अपने सैनिकों को यहां लाकर तैनात नहीं किया है। सैनिक उतने ही हैं जितने पहले तैनात थे, लेकिन अब उनका रीओरिएंटेशन हुआ है, उन्हें उनका रोटेशन हुआ है। यानी जिन सैनिकों की नजरें अब से पहले पाकिस्तान पर गड़ी रहती थी, अब वही सैनिक सबसे पहले चीन पर नजर रखेंगे और फिर पाकिस्तान पर। आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद से भारत की रक्षा नीति में यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है, यह सबसे आक्रामक और ऐतिहासिक बदलाव है। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी इस खबर को आज बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि भारत का दुश्मन नंबर 1 कौन है, तो अब तक 70 वर्षों तक ज्यादातर लोग यही कहते कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है। इसलिए हमारी पूरी रक्षा नीति, हमारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, सब कुछ पाकिस्तान को नजर में रखते हुए होता था कि हमें पाकिस्तान को किसी तरह से नियंत्रण में रखना है, और चीन के बारे में हम बाद में सोचते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। अब दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, और अब हमारी सेना का जो डिप्लॉयमेंट है, तैनाती है, वो चीन के हिसाब से हो रही है, ना कि पाकिस्तान के हिसाब से। इस समय चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने कुल मिलाकर 2 लाख जवानों की तैनाती की है, और यह बहुत बड़ी तैनाती है, अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। अहम बात यह है कि एलएसी पर यह इतिहास में अब तक की भारत की तरफ से सबसे बड़ी तैनाती है, और इनमें से 50,000 जवानों को अभी हाल ही में तैनात किया गया है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि भारत ने एलएसी पर अपने जवानों की तैनाती में पिछले साल की तुलना में 40% अधिक सुरक्षा बल इस बार जुटाया। यानी जो फोर्स की संख्या है वो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। लेकिन ये जो 40% ज्यादा आपको फोर्स दिखाई दे रही है, ये रोटेशन की वजह से है, ये रीओरिएंटेशन की वजह से है, और ये स्मार्ट डिप्लॉयमेंट की वजह से है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारत और चीन दोनों ही एलएसी पर सैनिकों की तैनाती के मामले में लगभग बराबर हो गए हैं। यानी जितने जवान चीन ने इस सीमा पर अपने तैनात करके रखे हैं, अब लगभग उतने ही जवान भारत की सीमा पर भी तैनात हैं। लगभग 2 लाख के आसपास ही जवान चीन ने भी यहां पर तैनात किए हुए हैं। जब 2 देशों के बीच ऐसी स्थिति होती है तो माना जाता है कि दोनों देश युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं और खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि युद्ध ऐसे ही नहीं जीते जाते। युद्ध टेरेन यानी सीमाई इलाकों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, और यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे अमेरिका ने वियतनाम की हार से सीखा, रशिया ने अफगानिस्तान की हार से सीखा, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से अपनी हार के जरिए सीखा, और चीन ने गलवान घाटी में भारत से मिली हार से यह सीखा है। ये वो उदाहरण है जिनसे यह पता चलता है कि किसी भी युद्ध में सीमा की भौगोलिक स्थितियां यानी टेरेन की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अगर टेरेन की जानकारी सही नहीं है तो बड़ी से बड़ी सेना भी वो युद्ध हार जाती है। और जो हमने आपको अभी उदाहरण दिए हैं, ये बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, लेकिन ये ऐसे टेरेन में गई, यानी ऐसे क्षेत्रों में गई जिनके बारे में, लोकल फैक्टर्स के बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी, और बड़ी से बड़ी सेनाएं उस समय हार गईं। और शायद यही वजह है कि चीन अब तिब्बत के स्थानीय लोगों की सैनिक टुकड़ी बना रहा है जो भारत के खिलाफ ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ सके। हालांकि इसके जवाब में भारत ने भी अपने 50,000 सैनिकों को पाकिस्तान के साथ लगी सीमा चोटियों से हटाकर चीन की तरफ भेज दिया है। ऐसी जगहों पर उनकी डिप्लॉयमेंट की है, और वो सारी जगहें भी ऐसी हैं जो ऊंची क्षेत्रों में हैं, वहां डिप्लॉयमेंट किया है जहां से चीन पर नजर रखी जा सके। भारत ने अब एक और रणनीति बनाई है। इस रणनीति को भी आज आपको समझना चाहिए। दरअसल हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ना एक खास कला होता है, और किसी भी सैनिक को सीधे आप ऊंची ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ने के लिए भेज नहीं सकते। इसके लिए भारत ने अपने सैनिकों को हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग देने के लिए एक विशेष नीति बनाई है, और इसके तहत स्टेज 1 जो होता है,
स्टेज 1 में सैनिकों को 9 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया जाता है। यहां पर सैनिकों को प्रतिकूल स्थितियों में खुद को ढालने में, अनुकूल स्थितियों में भी खुद को ढालने में कम से कम 6 दिन का समय लगता है। यानी 6 दिन जब तक कोई भी सैनिक वहां नहीं गुजारता तब तक वो लड़ने में उसकी क्षमता बन नहीं पाती। यानी अगर कोई जवान यहां पहुंच भी गया तो भी वो युद्ध नहीं लड़ सकता। उसे कम से कम इसमें 6 दिन लगेंगे और इसके बाद ही वो वहां के माहौल के रूप से अपने आप को ढाल पाएगा, वहां के क्लाइमेट के रूप में अपने आप को ढाल पाएगा और तब वो लड़ने के काबिल होगा। इसमें 6 दिन लगते हैं। फिर आता है स्टेज 2, जिसमें 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों की तैनाती होती है। यहां पर सैनिकों को मौसम और दूसरी मुश्किल स्थितियों के साथ खुद को ढालने में 4 दिन और लगते हैं। यानी पहले और दूसरे स्टेज में कुल 10 दिन लगते हैं सिर्फ मौसम और दूसरी स्थितियों के साथ खुद को ढालने में। तो पहली स्टेज अगर आप है तो 6 दिन लगेंगे, दूसरी स्टेज है जिसमें 15,000 फीट तक आपकी तैनाती होगी, उसमें 4 दिन और लगते हैं, यानी 10 दिन। यानी कोई भी सैनिक अगर ऐसी इतनी ऊंचाई पर तैनाती उसकी की जाएगी तो वो 10 दिन से पहले लड़ने के काबिल नहीं बन पाएगा। ये 10 दिन तो उसे लगेंगे ही। और जब स्टेज 3 आती है उसमें 15,000 या उससे ज्यादा 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर ऐसा करने में 4 दिन और लग जाते हैं और इस तरह से ये 14 दिन का चक्र पूरा होता है। और भारत ने ये जो बदलाव किया है उसने पाकिस्तान की ऊंची चोटियों से अपने जवानों को LAC पर स्टेज 2 पर भेज दिया है। यानी ऐसी जगहों पर उनकी तैनाती की है कि 50,000 जवान ऐसी जगह पर तैनात कर दिए हैं जहां 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये जवान अब युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इससे भारत को 10 दिन की बढ़त मिल गई है। सरल शब्दों में कहें तो जवानों को स्टेज 2 तक पहुंचने में जो 10 दिन खुद को मौसम के अनुकूल ढालने में लगते हैं वो समय अब नहीं लगेगा, वो समय हमने बचा लिया है और ये जवान अब किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और यही हमारी एडवांटेज है चीन के ऊपर। इन तमाम बातों से ये पता चलता है कि भारत का दुश्मन नंबर 1 अब पाकिस्तान नहीं रहा बल्कि चीन है। वर्ष 1947 में जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत के शासन से आजादी मिली थी तब देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था। एक था भारत, दूसरा था पाकिस्तान, आप सब जानते हैं। और उस समय महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि इस विभाजन के बाद सांप्रदायिक टकराव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान बनने से भारत की भी तकलीफें कम होंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पाकिस्तान के बनने से कुछ ही हफ्तों बाद जिन्ना ने भारत पर हमला कर दिया था और यह हमला तब कश्मीर पर हुआ था। जिन्ना द्वारा किए गए इस विश्वासघात ने उस समय भारत के नेताओं की सोच बिल्कुल बदल दी, बल्कि इस घटनाक्रम ने हमेशा के लिए भारत की रक्षा नीति को भी बदल दिया और दशकों तक भारत ने अपने हथियार और अपनी तोपों का मुंह पाकिस्तान की तरफ करके रखा। कहने का मतलब यह है कि सीमा पर भारत के लिए पहली चुनौती चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या भूटान नहीं थे, बल्कि हमारी पहली चुनौती हमेशा से पाकिस्तान रहा है। यह रक्षा नीति किसी भी दौर में बदली नहीं। 1962 में चीन और भारत के बीच जब युद्ध हुआ फिर भी भारत ने अपनी पहली चुनौती पाकिस्तान को ही माना और युद्ध के मोर्चे पर पहली प्राथमिकता हमेशा पाकिस्तान को ही दी। लेकिन आजादी के 73 वर्षों बाद भारत ने अब पहली बार अपनी रक्षा नीति में इतना बड़ा बदलाव किया है और पाकिस्तान हमारे देश के लिए अब पहली चुनौती नहीं बल्कि युद्ध के मोर्चे पर भारत की पहली प्राथमिकता चीन के खिलाफ खुद को तैयार करना है। इस समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं और इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि युद्ध के मोर्चे पर भारत के लिए चीन पहली चुनौती बन चुका है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने भाषण में इसके संकेत दिए और आज चीन की सरकार के प्रवक्ता का भी इसी मुद्दे पर एक बयान आया है। आपको ये दोनों बयान आज हम सुनवा रहे हैं। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए ही शस्त्र धारण करते हैं। भारत का इतिहास यदि उठाकर उसके पन्नों को पलटकर कोई देखे तो भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह हमारी प्रकृति नहीं रही है, यह हमारा स्वभाव नहीं रहा। लेकिन यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुवत भी हमने अपनी दिखाई है।
यह भारत के अंदर वो कुवत है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। 加拿大等国在联合国人权理事会上搞共同发言，攻击、抹黑中方，这本来就是打着人权旗号干涉中国内政的不义之举，不得人心。无妨的决定符合联合国宪章宗旨和国际关系基本准则，我们对此表示欢迎。 यानी भारत और चीन की सीमा पर बहुत कुछ इस समय चल रहा है और दोनों तरफ से जबरदस्त तैनाती हो चुकी है। चीन के महान रणनीतिकार सुन त्सू ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक है द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला। सुन त्सू ने इसमें टेरेन का महत्व बताया था। उन्होंने लिखा था कि युद्ध में जमीन के जहां युद्ध हो रहा है उस जमीन के बारे में पुख्ता जानकारी सबसे ज्यादा मददगार होती है। इसलिए जीत पर नियंत्रण के लिए दुश्मन के हालात का अंदाजा लगाना, उस इलाके की दूरियों और मुश्किलों के बारे में सही आकलन करना सबसे बेहतर रणनीति के गुण होते हैं। और इसी में उन्होंने यह भी लिखा है कि विक्टोरियस वॉरियर्स विन फर्स्ट एंड देन गो टू वॉर, while defeated warriors go to war first and then seek to win। हिंदी में इसका अर्थ अनुवाद यह हुआ कि एक विजय योद्धा युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले ही अपनी अचूक प्लानिंग से अपनी जीत सुनिश्चित कर लेता है, जबकि युद्ध में पराजित होने वाला योद्धा पहले युद्ध भूमि में जाता है और फिर युद्ध की योजना बनाता है। और भारत इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है। यह किताब तो असल में चीन में लिखी गई थी, लेकिन इससे सीख भारत की सेना इस समय ले रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.